नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच में हम खबर की करेंगे पूरी पड़ताल और साथ ही साथ उससे संबंधित जानेंगे ताज़ा जानकारी हमारे संवाददाताओं से, हमारे रिपोर्टर से। लेकिन सबसे पहले आज वो कौन सी खबर है उन पर आइए डाल लेते हैं नजरें। आज खासतौर से बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां पर हम देखेंगे संकल्प पत्र जो है वो आज जारी किया जाएगा बीजेपी के द्वारा। और क्या कुछ खास इस संकल्प पत्र में होगा और किस तरीके से जीत का मंत्र जो है इस संकल्प पत्र के जरिए कैसे मिलता हुआ नजर आएगा, इस पर आप पूरी जानकारी देंगे और साथ ही साथ बताएंगे क्या कुछ खास पश्चिम बंगाल की राजनीति में हो रहा है, क्या कुछ फेरबदल जो हैं वो लगातार हो रहे हैं चुनाव से पहले। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, डालेंगे कैसे भारत ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जो है वो हासिल की है। भारत की क्वांटम छलांग के बारे में आपको जानकारी देंगे। कैसे लगातार ना सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि तकनीकी रूप से भी अगर देखा जाए तो विकसित भारत की तरफ कैसे देश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आखिर क्या है ये नई उपलब्धि क्वांटम के क्षेत्र में बताएंगे आपको। और खासतौर से बात करेंगे आखिर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, खासतौर से अगर बात की जाए इजराइल की और लेबनान की, क्या आपस में जो सीधी बात है कैसे इन दोनों के बीच में होगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को आखिर क्या एक बार फिर से खरी खोटी यहाँ सुननी पड़ी है, आखिर क्यों लताड़ खानी पड़ी पाकिस्तान को, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए अब शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़ पंच की। और सबसे पहले बात यहाँ कर लेते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, जहाँ पर आज बीजेपी यानी भाजपा जो है अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। और इस संकल्प पत्र में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने देखा वहाँ पर ना सिर्फ जो राजनीति हो रही है, लेकिन इस संकल्प पत्र के जरिए क्या वाकई जीत का मंत्र जो है वो आज बंगाल की जनता तक पहुँचाने की कोशिश होगी, या इसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार जो राजनीतिक समीकरण हैं वो बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने देखा ना सिर्फ अभी जब चुनावी सीजन अगर कहा जाए, बल्कि एसआईआर की शुरुआत से ही किस तरीके से एक बड़ा अगर देखा जाए कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो चरम पर नजर आती है और ऐसे में चुनावी तापमान जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन और क्या कुछ वहाँ पे शुरू हुआ है, जो सियासी संग्राम है, क्या कुछ फेरबदल अब उसमें नजर आ रहा है, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आखिर कहाँ पर जो संबंध हैं बढ़ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात आज करेंगे जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, भाजपा का संकल्प पत्र, क्या इसमें होगा और कब कैसे ये जारी होगा, इसके बारे में आपको बता दें। खासतौर से आज बंगाल में भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो अमित शाह यहाँ जारी करेंगे। कोलकाता में इसको अमित शाह आपको बता दें जारी करेंगे। और साथ ही साथ इस संकल्प पत्र की अगर विशेषता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की जो कोशिश है वो बीजेपी करती नजर आएगी इस संकल्प पत्र के जरिए। और भी राज्यों में हमने देखा है। और खासतौर से अगर बात की जाए महिलाओं की, तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर एक खास फोकस जो है वो नजर आ सकता है। कैसे जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं और वहीं किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, उनको प्राथमिकता जो है वो यहाँ नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी जो है वो लगातार हमने देखी है। साथ ही विकास और रोजगार पर जो जोर है वो नजर आएगा, क्योंकि ये दो ऐसे पहलू थे जो कि कहीं ना कहीं बंगाल में बड़े दूर नजर आ रहे थे। तो कहीं उनको ही साधने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं साधती हुई नजर आएगी बीजेपी। लेकिन इसी के लिए अगर देखा जाए जो खासतौर से सियासी संग्राम चल रहा है वहां पर और क्या कुछ खास हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं। खासतौर से ताबड़तोड़ प्रचार जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो आपको बता दें अमित शाह की देवरा में जनसभा होगी। उसके साथ साथ खड़गपुर की बात की जाए तो शाम 5 बजे एक रोड शो भी होगा। आपको बता दें दिलीप घोष के लिए जो शक्ति प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। और वहीं आपको बता दें जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं ममता की स्वरूप नगर में एक जनसभा होगी। साथ ही साथ बशीरहाट में भी वो 2 चुनावी रैलियां करेंगी। इसके अलावा मेदिनीपुर में भी एक रोड शो होगा। तो ये लगातार एक सियासी संग्राम में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो प्रचार है वो चरम पर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस सियासत की अगर बात की जाए तो एक नई जंग जो है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। क्या ये जंग है ये आपको बता देते हैं। दरअसल बंगाल में जो नई सियासी जंग शुरू हुई है, चुनाव से पहले एक बड़ा झटका जो है वो हुमायूं अकबर को यहाँ लगता नजर आ रहा है। हुमायूं कबीर की अगर बात की जाए क्या झटका उनको लगा, दरअसल एआईएम ने जो गठबंधन किया था उसको अब तोड़ दिया है। जी हाँ, ओवैसी की जो पार्टी है वो अब इनसे दूर हो गई है। खासतौर से हुमायूं कबीर की पार्टी से जो दूरी है वो बना ली गई है। और ये इसलिए माना जा रहा है, हुमायूं कबीर की अगर बात की जाए जिन्होंने आम जनता यूनियन पार्टी जो है वो बनाई थी, उससे अब एआईएम ने जो अपना नाता था, जो गठबंधन किया था, उसको तोड़ लिया है। और इसकी वजह बनी है एक वायरल वीडियो जो कि हमने देखा था किस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुई थी। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर एआईएम की तरफ से जो बयान आया, मुसलमानों को बेवकूफ़ बयान पर यह बवाल कहीं ना कहीं देखा है। आखिर क्यों उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, और उसी वजह से एक दूरी जो है एआईएम जो है बनाती नजर आई है। और उसी वजह से एक सख्त रुख भी कहा जा सकता है यहाँ पर ओवैसी की पार्टी का जो कि नजर आ रहा है। साथ ही ये अब कहा गया बाद में कि ऐसे बयान से कोई लेना देना नहीं है
और जब जब बात की जाती है मुसलमानों के सम्मान की तो उस पर जोर है, उस पर फोकस है, ये भी कहा है गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए इसका अब जो स्थिति बनेगी वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अब बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एआईएम की अगर बात की जाए, यानी अब यहाँ पर किसी से गठबंधन नहीं होगा। जो पहले हुमायूं कबीर के साथ हम देख पा रहे थे वो अब गठबंधन पहले ही टूट चुका है और इसके साथ साथ अब जो हाशिए पर वर्ग हैं उनकी आवाज़ भरने का दावा इसमें किया गया है। फिलहाल और क्या स्थिति बनती हुई नजर आएंगी, इसके लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है बंगाल के लिए, भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो हम देखेंगे, क्या माना जाए, क्या कुछ खास इसमें नजर आ सकता है? मुगल देखिए, एक और कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह भाजपा का जो इस बार का जो संकल्प पत्र है वो प्रकाश करेंगे और उसको लेकर जो कहा जा रहा है वो ये है कि बीजेपी का कहना है इस बार अगर का कोई गुंजाइश नहीं, इस बार यहाँ पे परिवर्तन होगा, बंगाल में परिवर्तन होगा और परिवर्तन की सरकार आती है तो जनता के लिए क्या क्या काम करेगी ये मैनिफेस्टो के जरिए वो वोटर्स के पास पहुंचना चाहती है राज्य के बीजेपी। और इसके चलते आप अगर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल की अगर रैलीज देखे, सीएम की अगर रैलीज देखे तो बार बार जिस योजना पर ज्यादा टीएमसी जोर दे रही है वो है लक्ष्मी भंडार। उनका कहना है कि अगर तृणमूल का सरकार रहेगा तो लक्ष्मी भंडार कभी बंद नहीं होगा। महिला को दे जाए ये जो 1200-1500 रुपया जो दिए जाते हैं लक्ष्मी भंडार में, उसी के चलते उसके काउंटर में ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है उसमें अन्नपूर्णा भंडार और उसमें 3000 रुपया देने की बात की जा सकती है। और साथ ही साथ जो युवाओं के लिए जो हाल ही में ममता बनर्जी की सरकार 1500 रुपया भत्ता घोषणा किए थे, उसका भी एक काउंटर बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखा जा सकता है कि युवाओं के लिए भी बीजेपी क्या कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ भत्ता नहीं, साथ ही साथ विकास का जो मुद्दा है, चाहे वो यहाँ पे उद्योग का मुद्दा हो, बंगाल की उद्योग का मुद्दा हो, बंगाल की शिक्षा का मुद्दा, बंगाल की स्वास्थ्य के लिए बीजेपी क्या सोच रही है, क्योंकि इन सारे क्षेत्र में आप जानते हैं कि चार्जशीट पेश किया है राज्य बीजेपी सरकार ने। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो इन सारे मुद्दों पर बंगाल को लेकर क्या सोच रही है भाजपा, क्या बंगाल की विकास के लिए क्या सोच रही है, बंगाल की युवा के लिए क्या सोच रही है, बंगाल की महिलाओं के लिए क्या सोच रही है, ये सारी बातें मैनिफेस्टो में आ सकती है। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए एक गठबंधन जो कि दम भर रहा था कि चुनाव में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वो चुनाव से पहले ही टूट गया है यहाँ पर एआईएम और खासतौर से हुमायूं कबीर के गठबंधन की अगर बात की जाए। देखिए, आम जनता उन्नयन पार्टी जो हुमायूं कबीर का पार्टी है, जो तृणमूल से निलंबित थे और फिर अपना उन्होंने एक अलग पार्टी खड़ा किया था और उसके साथ असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी एआईएम वो जुड़ गए थे। लेकिन अब जो ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसका ये कारण है तृणमूल के हैंडल से एक स्टिंग वीडियो पब्लिश हुआ है, जिस स्टिंग वीडियो में हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो पैसा लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात सामने आ रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गठबंधन जो है उसमें रार आई और वो गठबंधन सौरभ टूटता नजर आया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में किस तरह की स्थिति है वो आपने जान ली यहाँ पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और खासतौर से न्यूज़ पंच में बात कर लेते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर। जी हाँ, क्वांटम की जब अगर बात की जाए या खासतौर से क्वांटम कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, समय से पहले भारत ने इसमें बड़ी और एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। क्या है आखिर ये उपलब्धि और क्या है क्वांटम मिशन, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं क्यूबिट को लेकर। जी हाँ, रेगुलर कंप्यूटर के उलट जहां बिट्स केवल 0 या 1 हो सकते हैं, क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों ही हो सकते हैं। जी हाँ, और यही विशेषता क्वांटम को और एडवांस बनाती है। और विशेष बात, जो खास बात है वो ये कि यही जो क्वांटम है इस मामले में अब भारत जो है और एडवांस हो रहा है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि आत्मनिर्भर हो रहा है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पहले हम देखते थे चीन या अमेरिका पर हमें निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब भारत ने जो उपलब्धि हासिल कर ली है उसके बाद वो तीसरा ऐसा देश बन गया है। जी हाँ, क्या है ये उपलब्धि, विस्तार से आपको आइए यहाँ समझाते हैं आखिर किस तरीके से क्वांटम कम्युनिकेशन में भारत का जो डंका है वो यहाँ नजर आ रहा है। दरअसल 1000 किलोमीटर
का जो दायरा है उसमें क्वांटम संचार नेटवर्क जो है वो हमने देखा है किस तरीके से भारत ने उपलब्धि हासिल की है और दुनिया के सबसे लंबे क्वांटम नेटवर्क में से ये एक है। अगर देखा जाए तो लगभग तीसरा हमें नजर आता है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जो प्रगति है उसकी समीक्षा भी इस दौरान की गई, जहां पर ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, भारत की जो उपलब्धि है उसके बारे में बात की गई और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग समीक्षा में ये जानकारी दी गई कि आखिर किस तरीके से जो हमारा क्वांटम मिशन है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से प्रगति कर रहा है। और खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो समीक्षा बैठक है वो ली थी, जहां पर ये सारी जो बातें निकल कर वो सामने आई और वो क्या थी वो आपको बता दें। दरअसल लॉन्च के 2 साल से भी कम समय में ये जो सफलता है, ऐतिहासिक उपलब्धि जो है ये भारत ने हासिल की है। इसके तहत हमने देखा था 8 साल में 2000 किलोमीटर का जो लक्ष्य है वो रखा गया था, कैसे बेहतर संचार जो है वो रख पाएंगे। लेकिन आपको बता दें अक्टूबर 2024 में जो ये मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन, इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन बेहद ही कम समय में हमने देखा एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि जो है वो हमने यहाँ पर हासिल की है। लेकिन आखिर ये उद्देश्य क्या था, आखिर किस उद्देश्यों के साथ हमने देखा था जो कि हमारा क्वांटम मिशन है इसकी शुरुआत की गई थी, वो भी आपको हम यहाँ साझा कर लेते हैं। दरअसल 8 साल का एक समय जो है वो इसमें रखा गया था क्वांटम मिशन में और इसके साथ साथ जो खास बात ये थी कि क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का ये एक उद्देश्य था। इसके लिए 50 से 1000 क्यूबिट्स वाले जो क्वांटम कंप्यूटर हैं उनको कैसे हम विकसित कर सकते हैं और साथ ही साथ लक्ष्य था कि 2000 से अधिक किलोमीटर दूरी पर सैटेलाइट आधारित जो क्वांटम संचार है वो हम उसका निर्माण कर पाएं और न सिर्फ वहीं तक बल्कि अन्य देशों के साथ सुरक्षित क्वांटम संचार जो है लंबी दूरी का वो भी स्थापित करें। और इसके लिए महत्वपूर्ण पड़ाव जो थे इसमें इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके जरिए सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन जो है वो नज़र आता है और ऐसा करने वाला जो भारत है वो लगभग तीसरा देश बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ इसमें जिक्र किया गया था मल्टी नोड्स यानी 2 से 3 नोड्स वाला जो मजबूत और स्केलेबल क्वांटम नेटवर्क है वो हमें तैयार करना होगा और इसी के चलते अगर देखा जाए क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार के लिए नई सामग्री का विकास भी हमें करना होगा। ये तमाम उद्देश्य थे जिसमें अगर देखा जाए यहाँ पर भारत अब इन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उपलब्धि जो हासिल की यानी 1000 किलोमीटर का जो दायरा है वो हमने देखा। फिलहाल हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जानना चाहेंगे आपसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि भारत ने यहाँ क्वांटम मिशन में हासिल कर ली है। देखिए, साफ तौर पर अब अगर देखा जाए तो किसी भी देश के लिए सिर्फ उसकी सैन्य ताकत ही ये सुनिश्चित नहीं करती कि वो देश कितना मजबूत है, बल्कि संचार यानी नेटवर्क और कम्युनिकेशन उसका कितना स्ट्रांग है और कितना हैक प्रूफ है, यही इस चीज़ को निर्धारित करता है। और इसमें भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जिसका क्वांटम ये जो कम्युनिकेशन संचार नेटवर्क है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है। यानी 8 साल इसका लक्ष्य रखा गया था, 2000 किलोमीटर का ये पूरा विस्तार करना था। भारत ने 3 साल से कम के समय में ये पूरा कर दिखाया और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीक क्यूनो के जरिए पूरा किया गया है। तो यानी सुरक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। सेना के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये माना जाएगा क्योंकि कौन सा देश कौन सी मिसाइलों को तैयार कर रहा है या क्या सैन्य उपकरणों पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सब कुछ डेटा के रूप में सुरक्षित होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मेडिकल सेक्टर में भी इसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि तमाम जो मरीज आते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उनके सेंसर को भी पता करने के लिए ये तकनीक जो है आगे चल करके लाभकारी होगी। बैंकिंग जैसे सेक्टर्स जो हैं वो भी इससे कहीं भी अछूते नहीं रहते। यानी कि जितना मजबूत आपका संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा और जितना उसको हैक करना मुश्किल होगा उतने ही आप मजबूत देशों में गिने जाएंगे। और भारत की उपलब्धि न केवल छोटी है बल्कि पूरे विश्व के लिए इस समय एक संदेश भी जा रहा है क्योंकि भारत की तरह ही अन्य देश भी इसी ताक में है कि वो भी अपने स्टेट की या अपने देश की सुरक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत कर सकें। और इस सेक्टर में तकरीबन 17 कंपनियों को, ये जो स्टार्टअप्स हैं उनको लाइन अप किया गया और इसमें देखिए फंड के लिए भी व्यवस्था बड़ी आसान करी गई है जिसमें ओसीडी का इस्तेमाल किया गया है। यानी ऑप्शनल डिबेंचर जो है वो कन्वर्टेबल इसमें रखा गया है। यानी सरकार पैसा भी दे रही है, आप पैसा लीजिए और जब आप इसमें सफल होते हैं तो सरकार आप पर दबाव बनाने नहीं आ रही है कि आपको पैसे के बदले या तो उसमें हिस्सेदारी अपनी देनी है या फिर उसमें आपको ब्याज यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको वहां पर रिटर्न करना है। यानी ये भी सरकार दोनों तरीके से आपको देती है। लेकिन जिस तरीके से स्टार्टअप कल्चर ने इसमें मदद की है, क्योंकि अगर खासतौर से बात की जाए जहां पर हमने देखा कि स्वदेशी क्वांटम में एक जो बड़ी सफलता भारत ने हासिल की है, 2000 का हमारा लक्ष्य था लेकिन 1000 जो है हमने 2 साल से भी कम लॉन्च होने के बाद की अगर बात की जाए उसमें हमने सफलता पाई है। कैसे सुरक्षित डेटा जो है वो प्राथमिकता और इसके जरिए वो हम कर भी पा रहे हैं।
देखिए साफ तौर पर, क्योंकि देखिए ये जो तकनीक है वो ना केवल सिर्फ जमीन पर बल्कि पानी के अंदर भी काम करती है। यानी आपका डेटा जो है सुरक्षित रहेगा, और अगर इस वायर को कोई कट करने की कोशिश करता है यानी बाधा कम्युनिकेशन में आती है तो वो भी अलर्ट भेजेगा। यानी आपको पहले ही पता लग जाएगा कि देखिए आपके डेटा को कहीं से लीकेज हो रहा है। तो यानी लेवरेज का फायदा उन हैकर्स को नहीं मिलने वाला जो कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो मजबूती है वो डेटा के आधार पर। अभी थोड़े दिनों पहले जब पाकिस्तान के साथ भारत का ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था तो उसमें भी यही डेटा थे जो कहीं ना कहीं सैटेलाइट के माध्यम से चीजों को एनालाइज पहले से कर लेते हैं, यानी खतरे को भाप करके उस पर एक्शन मोड में आना ही ये तकनीक सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली है। यानी सिर्फ इसका सेना के साथ बैंकिंग जैसे सेक्टर्स हो, मेडिकल जैसे सेक्टर्स हो, इसी में इस्तेमाल नहीं है, स्कूलों में भी होगा, कॉलेजेस में भी होगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका आगे चलकर विस्तार होगा। और 100 से ज्यादा स्टार्टअप जो हैं वो प्रस्तावित, यानी उन्होंने प्रस्ताव अपने भेजे हुए हैं R&D के लिए, उन पर भी सरकार विचार कर रही है। अब तक 17 ऐसे इसमें शामिल किए गए, 9 तो अभी हाल फिलहाल में स्टार्टअप्स को शामिल किया है। लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं क्वांटम में आत्मनिर्भरता इसके जरिए हम देख सकते हैं, स्वदेशी रूप से जो विकसित किया गया है, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे चीन या अमेरिका पर हमें जो क्वांटम टेक्निक है उसके लिए थोड़ा सा हम निर्भर रहते थे, तो वो अब निर्भरता पूरी तरीके से हटती नजर आएगी। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से भारत की ये जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उन्होंने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़ी कंपनियां नहीं कर पा रही थी। ये मानकर चलिए बड़े बड़े देशों से मुकाबला भारतीय छोटे स्टार्टअप्स ने ले लिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारतीय किसी भी यूं कहें किसी भी मेजरमेंट में पीछे नहीं रहते हैं। और यही वजह है कि साइंस की टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है और कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने की दिशा में भी काम कर रहा है। और ये जो ये टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है यानी क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक, ये अपने आप में पूरी तरीके से सबसे बड़ी बात तो इसमें यही है कि हैक प्रूफ है, जो भारत में उन देशों में शामिल हो जाता है जो कि गिने चुने 1-2 देश ही शामिल है जिन्होंने बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि अंकित यहाँ हमें नजर आती है भारत की क्वांटम मिशन के तहत। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, कैसे डेटा सुरक्षित रह सकता है, कैसे दो लोग अगर बात कर रहे हैं उनकी जो बातचीत है उन तक ही सीमित रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जाना आपने क्या कुछ खास भारत लगातार हासिल करता जा रहा है, नई नई उपलब्धियां। फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच में। आइए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। जो खबर सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं चर्चा में है, सुर्खियों में है, जी हाँ, पश्चिम एशिया की अगर बात की जाए, सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ पर इजराइल जो है वो लेबनान से सीधी बात करने के लिए यहाँ राजी होता नजर आ रहा है। कैसे ये सीधी बात होगी, क्या इसका बड़ा असर होगा और क्या कुछ खास तौर से अगर बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी की गई थी उसके बाद जो उनको लताड़ पड़ी है और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने किया है, और ये कोई पहला मामला नहीं है पाकिस्तान में जिस तरीके से जो लताड़ उसको पड़ती है, इससे पहले भी अक्सर हमने इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखी हैं। लेकिन फिलहाल पश्चिम एशिया में अगर बात की जाए, सीज फायर की सहमति के बाद खासतौर से अब इसराइल जो है लेबनान से बात करने को राजी हो गया है। लेकिन इसका असर क्या होगा, क्या कुछ जो स्थिति है वो पलट सकती है, क्या कुछ बदलाव होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमने देखा था जो कि इसराइल पर किस तरह हमले कर रहा था, लेकिन अब इसराइल ने भी बोल दिया है कि हिजबुल्लाह जो है उसको हथियार डालने होंगे।
क्या है ये पूरी खबर, आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि किस तरीके से लगातार अब जो स्थिति है उसमें एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल सकता है। खासतौर से आपको बता दें, लेबनान के साथ नेतन्याहू का जो बयान सामने आया है, उनका कहना है कि लेबनान सरकार द्वारा हम बातचीत की कोशिश यहाँ कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बार बार जो अपील की गई है उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैंने कल रात कैबिनेट के साथ न सिर्फ जो बातचीत की थी बल्कि कैसे उसके ज़रिए एक जो सीधी बात है लेबनान के साथ हो सकेगी, इसका जिक्र नेतन्याहू ने यहाँ पर किया। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए लेबनान के साथ जो सीधी बात होगी, जिसमें सीधे तौर पर नेतन्याहू ने कह दिया है कि हिजबुल्लाह को हथियार यहाँ डालने होंगे और ये बड़ा बयान जो है कहीं ना कहीं उनका सामने आया है। कैबिनेट के सामने उन्होंने इस बात को रखा था कि अब जो सीधी बातें हमें वो करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी और खासतौर से लेबनान के साथ बातचीत के बाद नेतन्याहू का जो बयान है वो भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लेबनान सरकार द्वारा हमारे साथ शांति वार्ता शुरू करने की बार बार की गई अपीलों के बाद मैंने कल रात कैबिनेट को निर्देश दिया है कि लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू की जाए। इन वार्ताओं का उद्देश्य 2 लक्ष्य हासिल करना है। पहला, हिजबुल्लाह को उनके प्रभाव से अलग करना और इसका जो दूसरा लक्ष्य है वो है इजराइल और लेबनान के बीच एक स्थायी ऐतिहासिक शांति समझौता करना, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो संघर्ष है लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था। तो इसको लेकर भी कोशिश अब ये की जा रही है, नेतन्याहू का जो बयान सामने आया है कि कैसे हम शांति स्थापित जो है वो कर सकते हैं इजराइल और लेबनान के बीच। लेकिन इसके साथ ही अगर हमने देखा कि एक दूसरी जो घटनाक्रम की अगर बात की जाए, कैसे यहाँ पर जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के उनको लताड़ पड़ती नजर आई। आखिर क्यों जो इजराइल है उनके बयान पर भड़का, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की थी, जिस तरह का विवादास्पद बयान दिया था, उसके बाद यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो लताड़ पड़ती नजर आई है। जी हाँ, आपको बता दें इसराइल के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये लताड़ लगाई है और खासतौर से रक्षा मंत्री के बयान को उन्होंने भड़काऊ बताया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ जिन्होंने इस तरह का बयान दिया था और कहा गया कि पाकिस्तान की निष्पक्षता पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर देश को खत्म करने की जो बात कही गई है वो बेहद ही आपत्तिजनक है और उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हर जो कदम है वो उठाया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि हर धमकी अगर दी जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ जिन्होंने इस तरह का विवाद जो बयान है वो दिया था, जिसके बाद जब लताड़ पड़ी, जब डांट पड़ी तो वो बयान भी उन्होंने अपना जो था उसको डिलीट कर दिया। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए कि किस तरीके से जो लगातार घटनाक्रम बनते नजर आ रहे हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वहीं ट्रंप का जो बयान सामने आया एक तरीके से, उस पर बता दें कि हॉर्मुज़ पर टोल वसूली जो है उसको कैसे बंद किया जा सकता है। ट्रंप की ईरान को एक वार्निंग जो है वो यहाँ पर दी गई है कि टोल वसूली जो चल रही है उसको तुरंत बंद किया जाए, जो ईरान है उसको तुरंत बंद करे। साथ ही आपको बता दें ट्रूथ सोशल पर ट्रंप का ये जो पोस्ट है वो सामने आया है कि आखिर किस तरीके से जो लगातार टोल वसूली की जा रही थी उसको बंद करें। टैंकरों से वसूली पर कहीं ना कहीं नाराज़ दिखे यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तेल सप्लाई को लेकर ये बड़ा बयान उनका सामने आया है और साथ ही साथ ना सिर्फ वार्निंग बल्कि ट्रंप का ये भी कहना है कि जल्द शुरू होगा जो तेल का बहाव है और ईरान के साथ या बिना, यानी फ़र्क नहीं पड़ता कि ईरान का क्या इसमें मत हो सकता है, लेकिन कैसे भी जो तेल की सप्लाई है वो जल्दी सुचारू होती हुई नजर आएगी। फिलहाल हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, अगर पहले बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और लेबनान के बीच की बात करें, सीधी बात की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, क्या कुछ स्थिति में बदलाव इसके जरिए दिखेगा हमें? देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये बहुत ही स्वागत योग्य पहल है, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच में सीधी बातचीत इसका कोई विकल्प नहीं होता। जो पार्टियां लगातार अगर जंग की स्थिति में है और उनके बीच में सीधी बातचीत हो बिना किसी मध्यस्थता के, तो यह बातचीत दो टूक बातचीत होती है और यह स्थिति बहुत ही क्योंकि दो टूक साफ साफ शब्दों में बातचीत की जा सकती है। और जैसा कि जानते हैं कि लेबनान की धरती का उपयोग हिजबुल्लाह करता है और ये जो हिजबुल्लाह जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आतंकवाद की तरह हमले करता है इजराइल के अंदर, रॉकेट भेजता है। अभी थोड़ी देर पहले भी रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से आए हैं इजराइल में। तो यह जो होता है कि एक लेबनान एक सॉवरेन संप्रभु देश है और उसके अंदर बैठा हुआ एक समूह है जिसका की कोई संवैधानिक जिसकी कोई स्थिति नहीं है और वो किसी दूसरे देश के अंदर अगर हमले करता है तो इस पर सीधी बातचीत होना बहुत जरूरी है। और निश्चित तौर पर इजराइल ने यह घोषणा जो की है उस घोषणा से बहुत सकारात्मक प्रति सामने आ अखिलेश, ना सिर्फ घोषणा बल्कि हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को जमकर लताड़ भी पड़ी है।
देखिए, पाकिस्तान की स्थिति जो है यहाँ बहुत नाजुक है। पाकिस्तान ने तो बीड़ा उठा लिया है मध्यस्थता करने का, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके का एक रोग स्टेट है, एक कह सकते हैं कि जो आतंकवाद की जर्नी जो खुद ही है, और वो अगर मध्यस्थता करने को आए तो उसके साथ ऐसी स्थितियां होनी स्वाभाविक है, क्योंकि वो बड़े बोले हैं। उनको लगता है कि हमने जंग जो है जंग जीत ली है। एक भले ही जंग चल रहा हो अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान को अभी लग रहा है कि उन्होंने जंग जीत ली मध्यस्थता, क्योंकि उनके इस्लामाबाद में होगा, लोग आएंगे, तो इसलिए बड़बोलापन। और इजराइल जो एक पार्टी है उस पूरे जंग में जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में चल रही है, उसमें इजराइल की तरफ आप एक तरफा बयान देते हैं, तो वो एक तरफा बयान देने का मतलब यही कि आप किसी एक पार्टी के खिलाफ है, किसी एक आपकी निष्पक्षता पर सवाल है। तो इसलिए फिर बाद में उन्होंने अपना ट्वीट वापस भी लिया, उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया, लेकिन इसने निश्चित तौर पे एक खटास जरूर पैदा कर दी है। बिल्कुल अखिलेश, एक और सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूंगा। हॉर्मुज की स्थिति की अगर बात की जाए, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसको टोल फ्री हमें करना होगा, ईरान के साथ या ईरान के बिना, यानी अभी भी एक हम कह सकते हैं आक्रामक जो निर्णय है वो यहाँ उनका नजर आ सकता है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे यह एक नया एजेंडा जुड़ गया है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। अगर 28 फरवरी के पहले की स्थिति देखें तो वहां किसी को टोल देने की जरूरत नहीं होती थी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था, जहाज आते जाते थे। लेकिन अब ईरान अगर यह शर्त लगा रहा है, और ईरान ने यह शर्त लगाने की कोशिश की है, और उन्होंने यह भी कहा है कि 15 से ज्यादा जहाज एक दिन में नहीं निकलेंगे, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और दुनिया के किसी भी देश को से पूछे तो वो इससे सहमत नहीं है। कोशिश हो रही है कि ईरान को मनाया जाए कि इस तरीके का कदम न उठाए, लेकिन अगर इस तरीके का कदम उठाता है ईरान और इसे लागू करने की कोशिश करता है, तो निश्चित तौर पे इससे ईरान का अलगाव बढ़ेगा, ईरान का बिल्कुल ये स्थिति देखनी होगी कब तक ईरान जो है इस बात को मानता है या नहीं मानता और इसका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से यही वो स्थिति है जो कि लगातार बनी हुई है, और इसी को लेकर जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो आपत्ति भी जता रहे हैं, लेकिन देखना होगा अब इसमें और क्या कुछ परिस्थिति यहाँ पर बनती बिगड़ती नजर आती है। फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।